हाँ जी भाई, गुड इवनिंग। कैसा आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो दोस्तों, एयरफोर्स की स्पेशल तैयारी के लिए जीके मॉक टेस्ट का पार्ट 3 आप सभी के बीच में हाजिर है। और मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट में जो क्वेश्चंस रखे गए हैं ना, वो पिछले पार्ट से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ पूरे क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और चूंकि ये मॉक टेस्ट है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने परफेक्ट हो चुके हैं अपनी तैयारी को लेकर के। और लास्ट में, यानी क्लास के लास्ट में, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका स्कोर टोटल जो है पूरे क्लास का क्या रहा। सो चलिए, देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी भाई, तो हमारे इस मॉक टेस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा भारतीय राज्य जो चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। तो इनमें से कौन सा राज्य जो है चीन के साथ में सीमा नहीं साझा करता है? तो वो है आपका असम। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बाकी ये तीन जो राज्य हैं, ये चीन के साथ में अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात रहता है? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात रहता है हमेशा? ऑप्शन नंबर ए सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन नंबर बी सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन नंबर सी भारत तिब्बत सीमा पुलिस और विशेष सीमा बल और ऑप्शन नंबर डी है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात रहता है? तो वो है आपका भारत तिब्बत सीमा पुलिस और साथ में विशेष सीमा बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन ने एक घातक युद्ध कब लड़ा था? अभी भी आपको जरूर याद होगा, क्योंकि अक्सर जो है हर बात में इस युद्ध का जिक्र होता है, इस घातक युद्ध का। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच एक घातक युद्ध कब लड़ा गया था? 1962 में। कब? 1962 की लड़ाई। आपको, अगर आपने नहीं देखी है, मतलब देखा तो हमने भी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जैसा सुना है कि काफ़ी ज़्यादा जो है घातक युद्ध था, जिसमें जो है चीन ने भारत के साथ धोखेबाजी की थी उस युद्ध में। आपको अच्छी तरीके से पता है। तो भारत चीन की ये घातक युद्ध कब लड़ी गई थी? 1962 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर में वितरित चक्रवातों के लिए कौन सा शब्द लागू किया जाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हिंद महासागर में वितरित चक्रवातों के लिए कौन सा शब्द लागू किया जाता है, जरा बताइए मुझे। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है हरिकेन, ऑप्शन नंबर बी टोर्नेडोज और ऑप्शन नंबर सी है टाइफून और ऑप्शन नंबर डी है उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी टॉपिकल साइक्लोन। तो हिंद महासागर में वितरित चक्रवातों के लिए जो है कौन सा शब्द यूज किया जाता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन। याद कर लीजिएगा कौन सा? ट्रॉपिकल साइक्लोन। उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए तिब्बत में मानसरोवर झील से। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और काफ़ी बार आपके एग्जाम में भी आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर वेरीनाग धारा से। ऑप्शन नंबर सी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में। या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? ये आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के पास है। ठीक है, क्या नाम है? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा की जो है किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में आ चुका है ये। तो गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है, ठीक है, ये गंगा की सहायक नदी है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ जी, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में आ चुका है कि टिहरी बांध जो है किस नदी पे स्थित है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए है भागीरथी नदी पे, ऑप्शन नंबर बी अलकनंदा पे, या फिर ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी पे, या फिर ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी पे। तो जो आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि टिहरी बांध है, ये किस नदी पर स्थित है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये स्थित है आपके भागीरथी नदी पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पठार टीन के खानों के लिए प्रसिद्ध है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पठार टीन के खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से जो आपका अल्टीफ्लानो पठार है ना, या फिर जिसे हम लोग जो है वेल्विया पठार बोलते हैं, ये आपके टीन के खानों के लिए प्रसिद्ध है। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? तो कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी पेरू। तो कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है आपके
संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, याद कर लीजिएगा, कहाँ पे, अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर किस बांध परियोजना पर बनाई गई है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो भारत की सबसे कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन मेड हो, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर किस बांध परियोजना पर बनाई गई है? तो ये कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर किस बांध परियोजना पर बनाई गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? ऑप्शन नंबर ए रिहंद परियोजना, ऑप्शन नंबर सी बी जो है कोसी परियोजना, ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा नांगल परियोजना और ऑप्शन नंबर डी दामोदर घाटी परियोजना। तो किस पर बनाई गई है ये? तो ये बनी है आपकी रिहंद परियोजना पे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज़ादी के बाद जो है और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पन्न में जो है उत्पादन में वृद्धि हुई है? गेहूं के। तो आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद जो है इस फसल में यानी गेहूं के उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर जो है स्थित है? तो वह आपका अलमाटी बांध, ठीक है। तो अलमाटी बांध जो है किस नदी पर जो है स्थित है? कृष्णा नदी पे, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, शिवालिका पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिका पहाड़ी किसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए अरावली का, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम घाट का, ऑप्शन नंबर सी हिमालय का या फिर ऑप्शन नंबर डी सतपुरा पहाड़ी का। तो शिवालिका पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, शिवालिका पहाड़ी जो है आपके हिमालय का हिस्सा है। तो शिवालिका पहाड़ी किसका हिस्सा है? आपके हिमालय का, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। 10 वर्षों पर आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य महादायी जल विवाद से संबंधित राज्य है? तो इन राज्यों में से जो है कौन से राज्य जो है महादायी जल विवाद से संबंधित राज्य हैं? तो मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य जो है महादायी जल विवाद से संबंधित राज्य हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के कृष्णा नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अध्ययन कृष्णा नदी जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था? तो कृष्णा नदी जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था, ये बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 1969 में, ऑप्शन नंबर बी मई 1969 में, ऑप्शन नंबर सी अगस्त 1969 में और ऑप्शन नंबर डी सितंबर 1969 में। तो कृष्णा नदी जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा? जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये गठित किया गया था अप्रैल 1969 में। तो याद कर लीजिएगा, भारत सरकार द्वारा जो है कृष्णा नदी जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था? अप्रैल 1969 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रावी व्यास जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रावी व्यास का जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है? ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार और पढ़ा चुका हूं। तो वो है आपका जम्मू और कश्मीर, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये तीनों राज्य जो है रावी व्यास जल विवाद से संबंधित हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा, बस जम्मू कश्मीर नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने रावी व्यास नदी के जल से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अध्ययन रावी व्यास का जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत सरकार द्वारा जो है रावी व्यास जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1986, ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 1986, ऑप्शन नंबर सी मार्च 1986 और ऑप्शन नंबर डी नवंबर 1986। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? भारत सरकार द्वारा रावी व्यास जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था? तो वो गठित किया गया था आपका अप्रैल 1986 में, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट्स की, अनअकैडमी का जो प्लस कोर्स है ना, उसमें आपके नए नए प्रैक्टिस सेट कोर्सेज शुरू किए गए हैं, जिसपे टॉप लेवल के एजुकेटर्स मिलकर के आपके एयरफोर्स की तैयारी करा रहे हैं और नए नए डेली जो है प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ताकि आपके एयरफोर्स की तैयारी XY ग्रुप की परफेक्ट से परफेक्ट होती चली जाए, ठीक है। तो आप भी प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर लीजिए। अभी फिलहाल मैं इस वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है और कितने का पड़ेगा और कितना छूट मिलेगा। बाकी सबसे पहले चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है?
तो निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इनमें से जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, जरा बताइए मुझे। तो वो है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर बोला जाता है? तो निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा जो है विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए सवाना या सुडानू जलवायु, ऑप्शन नंबर ए बी उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु और ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश प्रकार की जलवायु। तो निम्न क्षेत्र में से कौन सा विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर बोला जाता है? कौन सा? तो वह आपका सवाना या सुडाना का जलवायु। ठीक है, तो सुडाना या फिर सवाना का जो जलवायु है ना, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर बोलते हैं। और इसके बारे में सुडाना जलवायु के बारे में आप एक बार डिटेल में जरूर पढ़िएगा इंटरनेट से। बहुत ही मतलब ये क्षेत्र जो है ना, यहाँ की जलवायु इतनी शानदार है, एक बार जरूर यहाँ इसके बारे में आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब जो है इस क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, जिसका जो है आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जितने भी मुझे देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है। मैं एक क्वेश्चन से आपके सारे इस वीडियो का जो है परफॉर्मेंस, इस क्लास का परफॉर्मेंस जान लूँगा कि आप कितना बेहतर किए होंगे इस मॉक टेस्ट में। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु शीतकालीन बारिश की विशेषता है? तो इनमें से कौन सा जलवायु शीतकालीन बारिश की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए टैगा, ऑप्शन नंबर बी इक्वेटोरियल जलवायु, ऑप्शन नंबर सी सवान या सूडान जलवायु और ऑप्शन नंबर डी है भूमध्य जलवायु। तो इनमें से जो ऑप्शन सही होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो हमने अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में बात किया, चलिए जान लेते हैं कि उसके लिए जो है उसका सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है और वहाँ से अपने एयरफोर्स की बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स जो है एयरफोर्स और नेवी के लिए शुरू किया गया है। तो जिनका भी एयरफोर्स का एग्जाम नवंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है वो इन पेड सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को ले सकते हैं और अनअकैडमी के प्लस कोर्स का फायदा उठा करके अपनी एग्जाम तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और आपको पता ही है कि यहाँ पे अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में जो है फिजिक्स के रामस्वरूप ज्ञानी सर जैसे टीचर हैं और साथ में जो है मैथमेटिक्स के आपके मयंक अग्रवाल जैसे टीचर भी मौजूद हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन के जो है कॉस्ट दिए हुए हैं कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन के। अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो 1600 रुपये पड़ेगा, 3 महीने का लेते हैं तो मात्र 1333 रुपये पर मंथ पड़ेगा, यानी 4000 में जो है आपको टोटल 3 महीने का मिल जाएगा। वहीं बात कर लें 6 महीने का यदि आप लेते हैं तो 1067 रुपये जो है पर मंथ पड़ेगा, जो कि टोटल जो है 6400 के लगभग जो है 6 महीने का आपको मिल जाएगा। और साथ में यदि जो है यहाँ पे हमारा एक कूपन कोड है स्टैंड अप क्लासेस, यदि आप यूज करते हैं तो इन तीनों कोर्सेज में, तीनों क्या ये जो आपके 5 कोर्सेज दिख रहे हैं, पांचों कोर्सेज में आपको जो है 10% का जो है छूट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया, चलिए 6 महीने का जो है कोई एक जो है सब्सक्रिप्शन कोर्स मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। इसे मैं आपको नेवी और एयरफोर्स और एनडीए तीनों के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो है इंटर रेफरल कोड यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दे रहा है। तो टोटल कास्ट मुझे कितना पड़ रहा है, 6400 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेफरल कोड यूज कर लेता हूँ। स्टैंड अप क्लासेस मुझे यूज करना है। ये देखिए मैंने स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लिया। ठीक है, और जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ आप देख सकते हैं रेफरल कोड अप्लाई हो चुका है और 10% की यहाँ पे मुझे छूट मिल चुकी है। ये सिर्फ 5760 रुपये का ये कोर्स मुझे पड़ेगा। सो जिनका भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है और जो अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं वो यहाँ से जो है इस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को जो है ले सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट करके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।